Welcome back. Study for India 91. UP Triple SC PET GS and Current Affair 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस एट नंबर 4. आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. स्टेटमेंट पहला है, इस काल में लोहे का उपयोग विस्तार हुआ था. दूसरा है, कृषि का महत्व पहले की तुलना में बढ़ा. तीसरा है, सभा और समिति का महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया था. सभी कथन कौन सा सही कथन कौन से? ऑप्शन केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही. करेक्ट आंसर पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सी. तीसरा क्यों गलत है? सभा और समिति का महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया, ये गलत है. क्यों गलत है देखते हैं. उत्तर वैदिक काल में लोहे तकनीक के विस्तार ने कृषि और वन साफ करने की मदद की में मिली थी. कृषि अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ा और स्थायी बस्तियों का विस्तार हुआ था, जिसमें सभा और समिति जैसे संस्थाओं का महत्व पहले की तुलना में कम हुआ, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि पूरी तरह से समाप्त हो गई थी. इसी काल में बड़े जनपदों के विकास की प्रक्रिया बहुत भी तेज हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन, समाहर्ता राजस्व संग्रह का प्रशासन, सन्निधाता सेना का सर्वोच्च सेनापति, सेनापति न्यायिक अपील का अधिकारी, ग्रामिक विदेश नीति का प्रमुख. ग्रामिक जो है वो विदेश नीति का प्रमुख होता था. दूत जो है वो कृषि पर संग्रह करता था. जिसका करेक्ट आंसर है समाहर्ता राजस्व संग्रह का प्रशासन, यह करेक्ट आंसर है. जिसमें समाहर्ता मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था. जो सन्निधाता था वो राजकोषीय कोषागार और भंडार के संबंधी अधिकारी हुआ करता था. मौर्य प्रशासन की जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं मौर्य प्रशासन में. कौटिल्य के मेगास्थनीज की इंडिका भी मौर्यकालीन साम्राज्य प्रशासन का अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत था. मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हैंडसांग भारत आया था? ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क. जिसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन. हैंडसांग चीनी यात्री भारत आया था हैंडसांग के शासनकाल में. नेक्स्ट, हैंडसांग लगभग 7वीं शताब्दी में भारत आया. उसने भारत में लगभग 17 वर्ष बिताए, अनेक क्षेत्रों की यात्रा की. उनके ब्यूरो में हर्षकालीन भारत की राजकोषीय शिक्षा और समाज की जानकारी मिलती है. हैंडसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया. नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसका प्रभाव केवल दक्षिण भारत तक सीमित रहा. भक्ति संतों ने केवल राज दरबारों में धार्मिक शिक्षा दी. व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर जोर इसके प्रमुख तत्वों में था. इसके साहित्य केवल संस्कृत में लिखा गया था. इस आंदोलन का सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ा. जिसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर जोर इसके प्रमुख तत्वों में था. यह करेक्ट आंसर है. जिसमें भक्ति परंपराओं ने अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा दिया था. जिसमें कबीर ने बाहरी आडंबर और धार्मिक कट्टरता का आंदोलन किया. मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रसिद्ध थी. दक्षिण भारत में अलवर और न्याय नारसंत परंपराएं भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक महत्वपूर्ण धाराएं में थी. नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ऑप्शन, इसका प्रस्ताव अगस्त 1942 में बंबई में पारित हुआ. महात्मा गांधी ने करो या मारो का आह्वान किया. आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया. सही कथन कौन से हैं? केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही. जिसका करेक्ट आंसर है पहला दूसरा तीसरा, इसमें तीनों सही है.
जिसमें 8 अगस्त 1942 को बंबई में गोलियां टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने साहित्य कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कई स्थलों पर स्वतः स्फूर्त और भूमिगत गतिविधियों के रूप में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, यह संसद के कानून बनाने की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करता है। इसे पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रमुख रूप से स्थापित कर दिया गया था, स्थापित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह केवल मौलिक अधिकारों पर लागू होता है। यह संविधान के किसी भी संशोधन को संवैधानिक नहीं मान सकता। यह केवल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर है। इसे पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 मामले के रूप में प्रमुख रूप से स्थापित किया गया था संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, जिसमें केशवानंद भारती केस 1973 भारतीय संविधान के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना स्पष्ट नहीं कर सकती है। न्यायपालिका की समीक्षा भक्ति संविधान, शक्ति संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे मूल संरचना से जुड़े माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसका चुनाव केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होती है। इसका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का होता है। उसे केवल प्रधानमंत्री पद से हटा सकते हैं। वह राज्यसभा का सदस्य भी रहता है, जिसका करेक्ट आंसर है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह करेक्ट आंसर है, जिसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख मुख्यतः अनुच्छेद 63 से 71 में मिलता है। उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, या लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसे राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। राज्यसभा इसे अस्वीकार करके स्थायी रूप से समाप्त कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति से कभी वापस नहीं भेज सकता, जिसका करेक्ट आंसर है इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। यह करेक्ट आंसर है, जिसमें धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। राज्यसभा धन विधेयक में केवल सिफारिश करती है। राज्यसभा को धन विधेयक को केवल 14 दिन के भीतर लोकसभा में लौटाना होता है। किसी विधेयक को मनी बिल होने का अंतिम प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, वे न्यायालय द्वारा सीधे लागू किए जा सकते हैं। वे केवल केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा सकते हैं। वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका सिद्धांत प्रदान करते हैं। वे संविधान के भाग 2 में हैं। उनका संबंध केवल
विदेश निधि से, जिसका करेक्ट आंसर है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं डीपीएसपी में, जिसमें राज्य के नीति तत्व, इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। डीपीएसपी अनुच्छेद 37 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी इन्हें देश में शासन में मौलिक माना जाता है। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में सरकार का मार्गदर्शन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, सीएजी केवल राज्य सरकारों के खातों की जांच करते हैं, सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है, सीएजी संसद का सदस्य होता है, सीएजी को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है सीएजी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है, ये करेक्ट आंसर है, जिसमें सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, सीएजी की नियुक्ति। यह संघ और राज्यों से संबंधित सार्वजनिक वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा करता है। सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से क्रमशः संसद और विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। इसे अक्सर भारत के सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण प्रभारी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन, तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का एक महत्वपूर्ण भाग उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत होता है। कौन सा कथन सही है? पहला सही, दूसरा सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही। करेक्ट आंसर पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है इसमें, जिसमें तमिलनाडु में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून महत्वपूर्ण होता है। पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है, जिसमें इसका कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतकालीन वर्षा हो सकती है। भारत की कुल वार्षिक वर्षा का बड़ा हिस्सा दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, अपक्षय केवल नदी के जल द्वारा होता है, अपर्दन और अपक्षय बिल्कुल एक ही प्रक्रिया है, अपक्षय चट्टानों का अपने स्थल पर टूटना बिगटना है, निक्षेपण केवल पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, नदी अपर्दन से स्थल रूपों का निर्माण नहीं होता है, जिसका करेक्ट आंसर है अपक्षय चट्टानों का अपने स्थल पर टूटना विघटन, ये करेक्ट आंसर है, जिसमें वेदरिंग अपक्षय में चट्टानें अपने मूल स्थान पर टूटती या रासायनिक रूप से परिवर्तित होती है, जिसमें इरोजन में टूटे पदार्थ का परिवहन भी शामिल होता है। नदी, हवा, हिमनद और समुद्री तरंगे अपघटन के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इसमें निक्षेपण से डेल्टा, जलोढ़, पंख और बालू के टीले जैसे स्थल रूप से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन, सभी कृषि क्षेत्रों में एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, कृषि पर जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ता है, सिंचाई उपलब्ध होने पर जलवायु का कोई महत्व नहीं रहता, भारत में फसल विविधता केवल मिट्टी पर निर्भर करती है,
जिसमें मानसून का कृषि उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, जिसका करेक्ट आंसर है कृषि पर जलवायु, मिट्टी का तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ता है, यह करेक्ट आंसर है कृषि जलवायु से, जिसमें भारत में कृषि का प्राकृतिक पर मानसून, तापमान, मिट्टी और सिंचाई का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, जिसमें धान को सामान्यतः अधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जबकि गेहूं अपेक्षाकृत ठंडे मौसम की फसल है। कृषि जलवायु विविधता के कारण भारत में फसल पैटर्न क्षेत्रानुसार बदलता रहता है। सिंचाई मानसून पर निर्भरता कम कर सकती है, लेकिन जलवायु का महत्व समाप्त नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का पर युगम गलत सुमेलित है? ऑप्शन लो अयस्क उड़ीसा, अभ्रक झारखंड, बैक्साइड उड़ीसा, पेट्रोलियम असम, कोयला पंजाब। करेक्ट आंसर है कोयला पंजाब, ये गलत सुमेलित है, जिसमें भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं कोयला की खदान है, जिसमें उड़ीसा लौह अयस्क और बैक्साइड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें असम में भारत के पुराने पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है असम। खनिज संसाधनों का वितरण पूर्णतः भूगर्भीय संरचना से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वीपीय समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन लक्षद्वीप मुख्यतः ज्वालामुखी द्वीपों से बना है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में नहीं है। वेरन द्वीपी लक्षद्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार केवल एक ही द्वीप से बना हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपीय समूह है। इसके कई द्वीपी प्रवल की प्रकृति के हैं। वैरत द्वीपी भारत की सक्रिय ज्वालामुखी वाला प्रमुख द्वीपी और अंडमान क्षेत्र में स्थित है। वैरन द्वीपी अंडमान निकोबार द्वीपी समूह भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र में रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि निश्चित है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी हो सकती है, बेरोजगारी निश्चित रूप से समाप्त हो सकती है, मुद्रास्फीति निश्चित रूप से घट सकती है, आय वितरण स्वतः समान हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर है प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी हो सकती है, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें पर कैपिटा जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन के आधार पर औसत आर्थिक उत्पादन को देखा जाता है, जिसमें यदि जीडीपी बढ़े लेकिन जनसंख्या उसकी तेज गति से बढ़े तो प्रति व्यक्ति जीडीपी घट भी सकती है, लेकिन जीडीपी आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण सूचक है, लेकिन यह आय वितरण या जीवन स्तर का पूर्ण माप नहीं होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने का सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ऋण को सस्ता करना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सरकारी व्यय को सीधे दुगना करना, निर्यात को प्रशासनिक आदेश से बढ़ाना, जिसका करेक्ट आंसर है मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है, जिसमें रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों के लिए आरबीआई से धन लेना महंगा हो सकता है, इसके ऋण की लागत बढ़ सकती है और मांग पर दबाव पड़ सकता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई मुद्रास्फीति और लिक्विडिटी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है?
सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच वह अंतर जिसे उधार आदि से पूरा करना पड़ता है। केवल निर्यात और आयात का अंतर, केवल कर राजस्व में कमी, बैंकों के लाभ और हानि का अंतर, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। जिसका करेक्ट आंसर है सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच वह अंतर जिसे उधार या आदि से पूरा करना पड़ता है, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें क्वेश्चन सरकार के वित्तीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। फिजिकल डिफिसिट भारत के वित्तीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। सामान्य रूप से इसे कुल व्यय उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां के रूप में समझा जाता है। फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार को बाजार से उधार लेना पड़ सकता है। इसे अक्सर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, जीएसटी केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एक व्यापक कर व्यवस्था में समाहित किया है। जीएसटी केवल आय पर लगाया जाता है। जीएसटी लागू होने के बाद सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गए हैं। जिसका करेक्ट आंसर है जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एक व्यापक कर व्यवस्था में समाहित किया, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। यह एक अप्रत्यक्ष और डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी व्यवस्था सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी प्रमुख घटक है। जीएसटी काउंसिल का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 279A में दिया गया है। नेक्स्ट, यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तो केवल वस्तुओं को व्यापार के संदर्भ में उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन, व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, भुगतान संतुलन संकट। जिसका करेक्ट आंसर है व्यापार अधिशेष, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। यदि आयात निर्यात से अधिक हो तो ट्रेड डिफिसिट होता है। ट्रेड डिफाइलेंस केवल वस्तु के निर्यात आयात को दर्शाता है। करंट अकाउंट इसके व्यापक अवधारणा है जिसमें सेवाएं, आय और ट्रांसफर जैसी मंदे भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसमें आयोडीन पर मुख्य धातु तत्व है। यह मुख्यतः ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। इसका निर्माण केवल यकृत में होता है। यह केवल पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। इसमें कोई धातु तत्व नहीं होता है। जिसका करेक्ट आंसर है यह मुख्यतः ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन के संबंध बनने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पौधे में जाइलम उत्तक प्रणाली पर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऑप्शन, पत्तियों से जड़ों तक भोजन का परिवहन, जड़ों से ऊपर जल एवं खनिजों का परिवहन, केवल बीज निर्माण, केवल परागण, केवल कोशिका विभाजन। करेक्ट आंसर है जड़ों के ऊपर जल एवं खनिजों के परिवहन, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें जाइलम मुख्यतः जड़ों से जल और खनिजों से पौधों को के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। जिसमें फ्लोएम पत्तियों के बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, वो फ्लोएम कहलाता है। जाइलम में वेसल्स और
ट्रैचिट जैसे कंडक्टिंग एलिमेंट पाए जाते हैं। पौधे में जल का ऊपर की ओर परिवहन ट्रांसपायरेशन पोल से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, प्रदूषण की सांद्रता खाद्य श्रृंखला से ऊपर जाने पर घटती ही जाती है। यह केवल वायुमंडल में होने वाली प्रक्रिया है। कुछ स्थायी विषैले पदार्थों की सांद्रता उच्च ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ सकती है। इसका संबंध केवल ऑक्सीजन से या केवल पौधों में होती है। जिसका करेक्ट आंसर है कुछ स्थायी विषैले पदार्थ की सांद्रता उच्च ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ सकती है। यह करेक्ट आंसर है। जिसमें बायोमैग्निफिकेशन में कुछ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट खाद्य श्रृंखला के ऊपरी संस्तरों पर अधिक सांद्रता में पहुंच सकती है, जिसमें डीडीटी और मिथाइल मर्क्यूरी इसके चर्चित उदाहरण होते हैं। शीर्ष उपभोक्ताओं में इन पदार्थों का प्रभावी अधिक गंभीर हो सकते हैं। यह बायो एक्यूमुलेशन से अलग है, जिसमें बायो एक्यूमुलेशन किसी एक जीव के शरीर के समय के साथ पदार्थ को जमा होने को दर्शाता है। नेक्स्ट, ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, ओजोन परत मुख्यतः क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडली ओजोन सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। ओजोन केवल पृथ्वी की सतह पर बनती है। ओजोन का अल्ट्रावायलेट विकिरण से कोई संबंध नहीं है। ओजोन छिद्र का कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड है। जिसका करेक्ट आंसर है समतापी मंडल ओजोन सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। यह करेक्ट आंसर है। जिसमें ओजोन की महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक परत समताप मंडली में स्थित है। यह सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी तथा अल्ट्रावायलेट सी विकिरण से कुछ हिस्सों को अवशोषित करती है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ मानव जनित रसायनों को ओजोन क्षरण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में लगातार वनों की कटाई होने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव सबसे अधिक संभावित? ऑप्शन, मृदा अपरदन में कमी, जैव विविधता में स्वतः वृद्धि, सतही बहाव और मृदा अपरदन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायी रूप से समाप्त होना, भूजल पुनर्भरण हमेशा बढ़ना। जिसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायी रूप से समाप्त होना। यह करेक्ट आंसर है। जिसमें वनस्पति की जड़ें मिट्टी को बांधने में सहायता करती हैं। वनों की कटाई से सरफेस रना बढ़ सकता है और मिट्टी का कटाव तेज हो सकता है। वनों का नष्ट होना हैबिट लॉस और बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन का कारण बन सकता है, जिसमें इन कार्बन को संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए डिफॉरेस्टेशन जलवायु परिवर्तन का भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन, कुचिपुड़ी केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली उत्तर प्रदेश, ओडिसी तमिलनाडु, सत्रिया राजस्थान। कौन सा सही सुमेलित है? मोहिनीअट्टम केरल सही सुमेलित है। जिसमें मोहिनीअट्टम केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है। ओडिसी ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया असम की महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। कथक यह विकास उत्तर प्रदेश विशेषकर उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहराई से जुड़ा हुआ है। कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित? ऑप्शन, नंदा देवी उत्तराखंड, अन्नामुड़ी हिमाचल प्रदेश, गुरु शिखर सिक्किम,
डोडा बेट्टा अरुणाचल प्रदेश, धौलागिरी भारत। इसका सही सम्मिलित है नंदा देवी उत्तराखंड सही सम्मिलित है, जिसमें नंदा देवी उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटी है, जिसमें अन्नामुडी केरल में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में क्षेत्र में स्थित है गुरु शिखर। डोडा बेट्टा तमिलनाडु की नीलगिरी क्षेत्र में पर्वत श्रेणी है। धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की प्रमुख चोटियों में एक है धौलागिरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन, 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है, 10वीं अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, 7वीं अनुसूची राजभाषाएं की है, 11वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के विषय से है, 12वीं अनुसूची पंचायतों के विषय से है। जिसका करेक्ट आंसर है 10वीं अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, यह करेक्ट आंसर है। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी के प्रदाओं से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय से जुड़ी हुई है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और 18 विषय से जुड़ी हुई है 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख बांध नदी युगम गलत सुमेलित है? ऑप्शन, हीराकुंड बांध महानदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, टिहरी भागीरथी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, भाखड़ा नागल बांध यमुना नदी पे। कौन सा युगम गलत सुमेलित है? भाखड़ा नागल बांध यमुना नदी पे नहीं, यह गलत सुमेलित है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा में स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड बांध। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर और कृष्णा नदी पर प्रमुख परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन, जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। जनगणना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। जनगणना का संचालन आरबीआई करता है। जनगणना में केवल जनसंख्या की संख्या दर्ज होती है। जिसका करेक्ट आंसर है, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में पहली की नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, जिसमें भारत में 1872 में पहली बार व्यापक जनगणना प्रयास किया गया था। 1872 में 1881 में नियमित 10 की जनगणना की परंपरा शुरू हुई। जनगणना में जनसंख्या के अलावा साक्षरता, लिंग, आयु, आवास और अन्य सामाजिक जनसंख्या की जानकारी भी एकत्र की जाती है। जनगणना से संबंधित कार्य भारत सरकार के रजिस्टर जनरल कमीशन से अधीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? सुमेलित है। ऑप्शन, राष्ट्रीय पशु एशियाई सिंह, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव मगरमच्छ, राष्ट्रीय वृक्ष नीम, राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये करेक्ट आंसर है। जिसमें राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय प्रतीकों का उद्देश्य देश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पहचान को दर्शाना होता है। नेक्स्ट,
भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और उनकी अवस्थितियों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन खरदुंगला उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, लिपुलेख राजस्थान। करेक्ट आंसर है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? लिपुलेख राजस्थान में नहीं, यह गलत सुमेलित है। जिसमें लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में भारत के तिब्बत सीमा क्षेत्र के पास स्थित है। लिपुलेख दर्रा यह कैलाश मानस मानसरोवर यात्रा के मार्ग से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर खारदुंगला लद्दाख में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली क्षेत्र के पास है। दर्रे व्यापक सैन्य आवागमन और ऐतिहासिक संपर्क मार्गों में के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन भारत रत्न केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। पद्म विभूषण केवल खेल उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण केवल साहित्य के लिए है। पद्म श्री भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। जिसका करेक्ट आंसर है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा और खेल आदि में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार सैन्य वीरता के प्रमुख पुरस्कारों में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल होते हैं सैन्य वीरता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राज्य युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन खजुराहो मध्य प्रदेश, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, हम्पी कर्नाटक, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, महाबलीपुरम केरला। जिसका करेक्ट आंसर है गलत सुमेलित है। महाबलीपुरम केरल में स्थित नहीं है, यह गलत सुमेलित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हम्पी अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध कला एवं स्थापत्य कला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदियों और उनके उद्गम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन गोदावरी टोंकेश्वर क्षेत्र, कृष्णा यमुना यमुनोत्री, कावेरी अमरकंटक, नर्मदा गंगोत्री, महानदी मानसरोवर। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गोदावरी टोंकेश्वर क्षेत्र, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्यागकेश्वर क्षेत्र से होता है। इसे प्रयागद्वीपी भारत के प्रमुख पूर्व वाहिनी नदियों में गिना जाता है गोदावरी को। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र में होता है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक के ताल कावेरी क्षेत्र से माना जाता है कावेरी का। कृष्णा नदी उद्गम महाराष्ट्र के महावालेश्वर क्षेत्र के निकट होता है कृष्णा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन भावर क्षेत्र की मिट्टी अत्यधिक चिकनी और जल आबोध्य होती है। तराई क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता और आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र मुख्यतः कठोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। बुंदेलखंड में सदैव अत्यधिक वर्षा होती है। तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है तराई क्षेत्र भूजल की उपलब्धता और आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यह करेक्ट आंसर है। जिसमें उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग तराई क्षेत्र में प्रभावित है। तराई क्षेत्र हिमालय से आने वाली नदियां और भूजल के कारण आर्द्रता एवं जल उपलब्धता अधिक होती रहती है। भावर क्षेत्र में मोटे कंकड़ पत्थरों के कारण नदियों का जल कई स्थानों पर भूमिगत
चला जाता है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा और सूखे की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है, यह गंगा और यमुना नदियों के बीच का जलोढ़ मैदान है, यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका कृषि से कोई संबंध नहीं है, यह विंध्य पर्वतमाला और गंगा के बीच का क्षेत्र है। जिसका करेक्ट आंसर है यह गंगा और यमुना नदियों के बीच का जलोढ़ मैदान है, यह करेक्ट आंसर है यमुना गंगा दोआब, जिसमें दोआब का क्षेत्र सामान्यतः दो नदियों के बीच की स्थित भूमि कही जाती होती है। गंगा यमुना दोआब उत्तर भारत के अत्यंत उपजाऊ क्षेत्रों में से एक होती है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, यहाँ जलोढ़ मिट्टी के कारण गेहूं, गन्ना, धान और अन्य फसलों की खेती महत्वपूर्ण होती है जलोढ़ मिट्टियों में। इसका पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश के कृषि एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा युगम सही सुमेलित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, बुलंद दरवाजा प्रयागराज, रूमी दरवाजा वाराणसी, एतमादुद्दौला का मकबरा कानपुर, अकबर का मकबरा अयोध्या। कौन सा सही सुमेलित? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ये सही सुमेलित है, जिसमें बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है बड़ा इमामबाड़ा। इसका निर्माण आसफुद्दौला के शासनकाल में कराया गया था। इसके परिसर की प्रसिद्ध भूल भुलैया भी फेमस है। सभी दरवाजा भी लखनऊ की पहचान से जुड़ी प्रमुख, रूमी दरवाजा भी लखनऊ की पहचान से जुड़ी प्रमुख वास्तुकला है रूमी दरवाजा। आगरा में अकबर का मकबरा सिकंदरा ने बनवाया था इत्यादि इत्यादि। इतमादुद्दौला का मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन से का कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। राज्य का कृषि केवल वर्षा पर निर्भर। गंगा यमुना के मैदानों के जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ महत्वपूर्ण है। राज्य में गेहूं की खेती नागन्य तराई क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है। जिसका करेक्ट आंसर है गंगा यमुना के मैदानों जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें गंगा यमुना के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शामिल है। उत्तर प्रदेश गेहूं, धान, गन्ना राज्य की प्रमुख फसलों में शामिल है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आधार होती है। जलोढ़ मिट्टियां सिंचाई के लिए नहरें और भूजल दोनों व्यापक उपयोग होती है सिंचाई के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना आधारित कृषि और चीनी उद्योग का विशेष महत्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बौद्ध विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना से सीधे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन, सारनाथ प्रथम उद्देश्य, आगरा महापरिनिर्माण, झांसी ज्ञान प्राप्ति, लखनऊ जन्म, मेरठ संघ की स्थापना। करेक्ट आंसर है सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने, ये करेक्ट आंसर है, जिसमें सारनाथ में बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, अब नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ। इस प्रकार लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर बुद्ध के जीवन की चार अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलीय कड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीडीसी बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के संदर्भ में हाल ही में किस योजना के तहत इसका प्रयोग शुरू किया गया था? ऑप्शन, पीएम किसान, पीएम जीकेएवाई, पीएमएवाई, पीएम फसल बीमा योजना, एमजीएनआरईजीए, मनरेगा। जिसका करेक्ट आंसर है पीएमजीकेवाई योजना। जो पीएमजीकेवाई योजना का पूरा नाम, सरकार ने पीएमजीकेवाई के अंतर्गत
सीबीटीसी बेस्ड डीबीटी का शुभारंभ किया, जिसमें सीबीडीसी का अर्थ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है। भारत की सीबीडीसी का सामान्य डिजिटल रुपए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में किसे प्रस्तुत की थी? ऑप्शन, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर राष्ट्रपति, जिसमें एनसीएस ने एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एनसीएससी को एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में हुआ। यह अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और कानूनी संरक्षण से जुड़ी मामलों की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट के माध्यम से पहली बार किस प्रकार की तिरंगा डिलीवरी की? ऑप्शन, समुद्री जहाज से, ड्रोन द्वारा, मेट्रो रेल द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक बस द्वारा, उपग्रह द्वारा। जिसका करेक्ट आंसर है ड्रोन द्वारा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंडिया पोस्ट की पहली ड्रोन डिलीवरी ऑफ तिरंगा को हरी झंडी दिखाई दी। यह पहल आधुनिक लॉजिस्टिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को दर्शाती है। ड्रोन का उपयोग भारत में डिलीवरी, कृषि सर्वेक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने सीबीडीसी बेस्ड डीबीटी की शुरुआत किस स्थानों से की थी? ऑप्शन, दिल्ली और मुंबई, चंडीगढ़ और दादरा और एवं नगर हवेली, लखनऊ और वाराणसी, जयपुर और भोपाल, पटना और रांची। करेक्ट आंसर चंडीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली, ये करेक्ट आंसर है, जिसमें सीबीडीसी बेस्ड डीबीटी की शुरुआत चंडीगढ़ द्वारा दादर नगर हवेली में की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी लाभों को डिजिटल हस्तांतरण की नई व्यवस्था को आगे बढ़ाना था। सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। यह स्वतंत्रता भारत के कितने वर्ष पूर्व होने के अवसर से संबंधित है? 75 वर्ष, 76 वर्ष, 80 वर्ष, 81 वर्ष, 85 वर्ष। करेक्ट आंसर है 80 वर्ष, जिसमें भारत ने 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसमें 26 वर्ष 2026 में स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रपति को इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन एवं महत्वपूर्ण संवैधानिक राष्ट्रीय परंपरा होती है। 15 अगस्त 2026 भारत का 80वां इंडिपेंडेंस डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2026 में वैश्विक तेल बाजार में तेजी का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन, यूरोप में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, मध्य पूर्व में जारी भू राजकीय तनाव, विश्व भर में सोने की कीमत में गिरावट, एशिया में मानसून की सामान्य वर्षा, वैश्विक पर्यटन में वृद्धि। जिसका करेक्ट आंसर है मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें 14 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण ऑयल प्राइस में तेजी देखी गई है, जिसमें ब्रेंट कार्ड की कीमत रिपोर्ट के समय लगभग $87.68 प्रति बैरल तक पहुंची है। तेल की कीमतों में बदलाव का प्रभाव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए क्रूड ऑयल प्राइस के विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगस्त 2026 में वैश्विक आर्थिक बाजारों पर EI नैनो के संदर्भ में किस संभावित प्रभाव की चर्चा की गई? ऑप्शन खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव, सोने का पूर्णतः समाप्त होना, समुद्री व्यापार का समाप्त होना, वैश्विक जनसंख्या में तत्काल कमी, इंटरनेट सेवाओं का बंद होना। जिसका करेक्ट आंसर है खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें रॉयटर्स की 14 अगस्त वैश्विक बाजार परीक्षा में EI नैनो और फूड इन्फॉर्मेशन के संबंध में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत अगस्त 2026 में वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी संदर्भ में कौन सा कारक प्रमुख चर्चा में रहा है? ऑप्शन राष्ट्रीय बैंकों द्वारा खरीद, सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना बेचना, सोने के औद्योगिक उपयोग समाप्त होना, तेल की मांग समाप्त होना, सभी देशों द्वारा सोने का प्रतिबंध करना। जिसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय बैंक द्वारा खरीद, यह करेक्ट आंसर है, जिसमें रॉयटर्स की 14 अगस्त की मार्केट एनालिसिस केंद्रीय बैंकों की गोल्ड बाइंग का उल्लेख किया गया है, जिसमें सोने को अक्सर सेफ हेवियन एसिड माना जाता है। भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के समय सोने की मांग बढ़ सकती है। गोल्ड प्राइस को इंटरेस्ट प्राइस रेट्स, इन्फ्लेशन, एक्सपेंशन, करेंसी मूवमेंट और सेंट्रल बैंक डिमांड जैसे कई कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2026 में क्वार्टर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बीच विवाद किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन के अध्यक्ष से संबंधित है? ऑप्शन थॉमस विच, जेनी इनफेनिशियो, सस्वेनिया क्यू, एंड्रियो पोर्सन्स, अलेक्जेंडर कैफरिन। करेक्ट आंसर है जेनी इनफेनिशियो, जिसमें रॉयटर्स के अनुसार क्वार्टर ने AFC के खुले पत्र की आपत्ति जताई, जिसमें फीफा प्रेसिडेंट जेनी इनफेनिशियो के इस्तीफे की मांग की गई थी। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। AFC एशिया में फुटबॉल का महाद्वीपीय गवर्निंग बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में चीन की बदली रणनीतियां गतिविधियों के संदर्भ में किस क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।